अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। बच्चा जब मेरे सामने आया तो वो मुझे बड़ा प्यारा लगा। राबी को मैंने बाहर बिठा दिया था और हेड कांस्टेबल से कहा था कि इसे बिल्कुल अलग बिठाए रखना और ख़ासकर जमादार से बचा कर रखे। मैंने बच्चे को अपने बाजुओं में लेकर गले से लगाया और उसे प्यार किया। उसकी उम्र 11 साल के लगभग थी और वो चौथी जमात में पढ़ता था। मैं उसके साथ हंसी मजाक करने लगा। तुम्हारी अम्मी कैसी थी? मैंने पूछा। अम्मी नहीं थी, उसने कहा। वो माँ जी थी, अम्मी तो ये है। माँ जी भी अच्छी थी, अम्मी भी अच्छी है। दोनों में से कौन अच्छी है? माँ जी मर गई, उसने जवाब दिया। इस अम्मी को मैं मरने नहीं दूंगा। बच्चे का अंदाज़ा ये था कि वो मेरे सामने बैठा हुआ नहीं था। मेरी कोई चीज़ उसे नज़र आती थी तो उसे हाथ में ले लेता था। मैं उसके साथ इस तरह बातें कर रहा था जैसे मैं तफ्तीश नहीं कर रहा। मैंने बेहतर समझा कि उसे बिठाकर पाबंद ना करूं। उसे मेरी बेल्ट नज़र आ गई जो मेरे करीब दीवार के साथ लटकी हुई थी। उसके साथ रिवाल्वर था। बच्चा उसके पास जा खड़ा हुआ और पाउच में पड़े हुए रिवाल्वर को देखने लगा। ये पिस्तौल आपका है? उसने पूछा। हाँ बेटा, मैंने कहा, ये मेरा है। तुम्हारे अब्बा का भी तो एक पिस्तौल है। हाँ, उसने कहा, वो भी ऐसा ही है, इससे छोटा है। तुम्हारा अब्बा कहता है कि वो कोई ले गया है। मैंने कहा, तुम्हें पता है कौन ले गया है? पता नहीं, उसने जवाब दिया। अब्बा मुझे और अम्मी को और मेरी बहन को गालियाँ देता था कि पिस्तौल किधर कर दिया है। तुम्हारा अब्बा तुम्हारी अम्मी को मारता क्यों है? अब्बा ने अम्मी को 2 दफ़ा मारा था, उसने जवाब दिया। वो अम्मी को अंदर ले गया था। पता नहीं क्या बात हुई थी कि अब्बा ने अम्मी को मारा और अम्मी बाहर आकर रोती रही। तुम उनके पास बैठे हुए थे? नहीं, उसने जवाब दिया। मुझे और मेरी बहन को अब्बा ने कहा था कि अंदर ना आना। अब्बा कुछ तो कहता होगा। 4-5 दिन हुए अब्बा ने अम्मी को मारा था, बच्चे ने कहा। मैं बरामदे में था। अब्बा कह रहा था कि अब उसको कहना कि यहाँ आए। अब्बा ये भी कहता था कि तुम दोनों की लाशें दरिया में फेंक आऊँगा। तुमने अब्बा से पूछा नहीं था कि यहाँ कौन आता है जिसकी लाश वो दरिया में फेंक आएगा? ना जी, बच्चे ने कहा। मैं पूछता तो अब्बा मुझे भी मारता। मैं कभी बच्चे के स्कूल की, कभी उसकी दिलचस्पी की कोई बात और कभी अपने मतलब की कोई बात पूछ लेता था। मैं आपको सारी बातें नहीं सुना सकता क्योंकि ये बहुत लंबी हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बच्चे को इस मकाम पर ले आया जहाँ मैं उसे लाने की कोशिश कर रहा था। मैंने ये मालूम करना था कि जमादार की गैर हाजिरी में कभी कभी रात को मकतूल राबी के पास जाता था। बच्चे ने मेरी बातों में आकर बताया कि एक रात पहले जब जमादार शिकार के लिए अपने दोस्त के गांव गया हुआ था, रात को बच्चे की आंख खुली। वो बरामदे में सोए हुए थे। बच्चे ने देखा कि राबी अपनी चारपाई पर नहीं थी। बच्चे को ड्योढ़ी में किसी के बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ ऊंची नहीं थी। राबी बाहर वाला दरवाज़ा बंद करके ड्योढ़ी से बरामदे में आई तो बच्चे ने उससे पूछा कि वो ड्योढ़ी में किसके साथ बातें कर रही थी। बाहर कोई आदमी और औरत बातें करते जा रहे थे। राबी ने बच्चे को जवाब दिया, मैं तो पेशाब करने गई थी, सो जाओ। मैंने बच्चे से कुरेद कुरेद कर पूछा कि उसने बताया कि उसने ड्योढ़ी का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ अच्छी तरह सुनी थी। बच्चे को ये मालूम नहीं था कि ये आधी रात से पहले का वाक़या है ये बात का। इससे मुझे शक सा हुआ। मैंने बच्चे को बाहर भेजकर राबी को बुलाया। राबी, मैंने उसे कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है और अगर तुम्हारा कोई जुर्म या कसूर मेरे सामने आया तो मैं उस पर पर्दा डाल दूंगा, लेकिन तुमने मेरे आगे झूठ बोला है। ना जी, उसने कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने तुमसे पूछा था कि शेरा कभी रात को भी तुम्हारे घर आया है? मैंने कहा, तुमने जवाब दिया था कि शेरा रात के वक्त तुम्हारे घर कभी नहीं आया। वो कल रात तुम्हारे घर आया था? वो मेरे मुंह की तरफ देखती रही और कुछ भी ना कहा। कह दो ये गलत है, मैंने कहा, फिर मैं तुम्हें सच साबित करके दिखाऊंगा। वो फिर भी चुप रही। बोलो राबी, मैंने कहा, अगर वो रात को तुम्हारे घर गया भी है तो ये कोई जुर्म नहीं कि मैं तुम्हें इसकी सख्त सज़ा दूंगा। बताओ मुझे। उसकी हालत ख़राब होती गई। मेरी हमदर्दी और शफ़क़त की बातों का उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था। आखिर उसके आंसू बहने लगे। मुझे ही शक होने लगा कि मकतूल की बजाय कोई और आदमी उसके पास आया होगा। राबी, मैंने कहा, वो कौन था जो तुम्हारे पास आया था? वो शेरा नहीं था क्या? और कोई था? अचानक वो बेदार हो गई। उसके चेहरे का तासुर बदल गया।
मैं ऐसी बदकार नहीं कि मेरे पास कोई और भी आता होगा, उसने कहा और सोच में पड़ गई। उसने सर झुका लिया, फिर सर उठाकर मुझे देखा। क्या आप सच्चे दिल से मेरे साथ हमदर्दी कर रहे हैं? उसने पूछा। ऐसी बात मुश्तबा उस वक्त कहता है या पूछा करता है जब वो एक बालिग जुर्म का फैसला कर लेता है। वो थानेदार से वादा लेता है कि उसे छोड़ दिया जाएगा या वादा माफ गवाह बना लिया जाएगा, या उसके खिलाफ जो मुकदमा तैयार किया जाएगा वो कमज़ोर रखा जाएगा ताकि वो अदालत से बरी हो सके। इस मकाम पर आकर थानेदार इस किस्म के मुल्जिमों के लिए रहमत के फरिश्ते बन जाते हैं। कोई भी मुल्जिम नहीं जान सकता कि थानेदार रहमत और मोहब्बत का जाली फरिश्ता बन गया है। राबी इसी मकाम पर आ गई थी। मैं दिली तौर पर उसका हमदर्द था, लेकिन उसने अगर कोई संगीन जुर्म किया था तो फिर मेरी हमदर्दी अपने फ़र्ज़ के साथ थी, जिसकी मुझे तनख्वाह मिलती थी। ज़रा उस माँ को तसव्वुर में लाएं जिसका इतना खूबसूरत और नौजवान बेटा कत्ल हो गया था। इस कत्ल का बाइस ये लड़की थी। गो वो कातिल नहीं थी, लेकिन उसमें जो तब्दीली आई थी उससे मुझे ये शक होने लगा कि उसके सीने में कोई ऐसी बात है जो मुझे कातिल तक पहुंचा सकती है, और लड़की ये बात बताने से डर रही है। मेरा ख्याल था कि वो इतना ही तस्लीम करेगी कि मकतूल रात को उसके पास आया करता था। उसका ये तस्लीम कर लेना मेरे किसी काम नहीं आ सकता था। ये कत्ल का बायस था जो मुझ पर पहले ही वाज़ेह हो चुका था। मैंने उसके सीने से कोई और बात निकालने के लिए हमदर्दी और खलूस की ऐसी बातें और ऐसी एक्टिंग की कि मुझे खुद अपने आप पर शक होने लगा कि मैं मुखलिस, हमदर्द और शरीफ आदमी हूँ। मैंने जितने भी तीर चलाए वो सब ठिकाने पर लगे। मैंने इनमें से कई तीर हवा में चलाए थे, वो भी ज़ाया ना हुए। ये मेरी उस्तादी ही थी, या फिर ये कि लड़की देहातन थी, और दूसरे ये कि उसके जज्बात में तूफान आया हुआ था, और तीसरे ये कि वो पुलिस के कब्जे में थी। मैं आपको सारी बात सुना देती हूँ, उसने कहा। शेरा कभी कभी रात को मेरे पास आया करता था। मैं उसे खुद कहीं इशारा कर देती थी कि आज रात को आना, या चौकीदार की बीवी की ज़बानी उसे पैगाम भेज दिया करती थी। वो आधी रात को आया करता था। मैं उस रात बाहर वाला दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं करती थी। उसने बहुत कसमें खाकर कहा कि उसकी और शेरे की मोहब्बत बिल्कुल पाक थी, और वो ड्योढ़ी में बैठकर दिल की बातें किया करते थे। मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उनकी मोहब्बत पाक थी या नापाक। मैंने बहरहाल इस लड़की को खूब हवा दी और ऐसी बातें की कि इन्हें शीरी फरहाद, लैला मजनू और हीर रांझे की सफ में खड़ा कर दिया। वो जो मेरे खामिद और शेरे के भाई हैं, जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उन दोनों के बीच, तो दोनों तरफ के आदमी लड़ाई के लिए निकल आए थे। उसकी एक वजह ये भी थी, उसने कहा। एक रोज़ पहले की बात है कि मैं बच्चों को स्कूल भेजकर खेतों में चली गई। मेरा खामिद छुट्टी पर आया हुआ है, ये कहीं बाहर निकल गया था। शेरे ने मुझे खेतों की तरफ जाते देखा तो वो भी आ गया। हम दोनों ऊंची फसल की ओट में इकट्ठे हुए। खतरा था कि कोई देख लेगा, इसलिए शेरा चला गया और मैं दूसरी तरफ चली गई। घर आई तो खामिद ने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। वो उस वक्त अपने रिश्तेदार के चौबारे पर बैठा हुआ था। वहां से उसने मुझे देखा था। मैंने उससे जान छुड़ाने के लिए ये कह दिया कि मैं तो इस लड़के के साथ बात करना भी पसंद नहीं करती, लेकिन वो खुद ही मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं। उस वक्त तो बात रफे दफे हो गई, लेकिन शाम को खामिद बाहर से आया तो मुझे अंदर ले गया। दोनों बच्चों को उसने कहा कि वो बाहर खेलें, अंदर ना आए। मेरे खामिद को किसी ने बता दिया था कि उसकी गैर हाजिरी में शेरा रात को जब गांव वाले सो जाते हैं तो मेरे पास आता है। खामिद ने मुझसे पूछा कि ये बात कहाँ तक सच है। मैंने कहा कि ये झूठ है। इस पर हम दोनों में बकबक होती रही। फिर उसने मेरे मुंह पे 3-4 थप्पड़ मारे और कहा कि अब उसे कहना यहाँ आए, मैं तुम दोनों की लाशें दरिया में फेंक दूंगा। इससे पहले भी उसने कभी तुम्हें मारा था? 2 दफ़ा, राबी ने जवाब दिया। इसी बात पर उस वक्त भी ये छुट्टी पर आया हुआ था। तुम अब की बात सुना रही थी, मैंने कहा। वैसे तो वो मेरे साथ बहुत प्यार करता है, राबी ने कहा, लेकिन शेरे का नाम सुनकर वो मेरा शदीद दुश्मन हो जाता है, और मैंने 2 दफ़ा उससे थप्पड़ खाए और गालियां भी खाईं, लेकिन अब तीसरी दफ़ा मैं बर्दाश्त ना कर सकी। मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी। मेरे माँ बाप ने ये सोचकर मुझे उसके साथ ब्याह दिया था कि उसकी ज़मींदारी भी है और फौज में जमादारी का ओहदा भी है, इससे लड़की सुखी रहेगी। उन्होंने मुझे शक के साथ ज़बरदस्ती नहीं बांधा था, उन्होंने मेरा भला सोचा था। मैंने ये कहकर परेशानी में नहीं डालना चाहती थी कि ये आदमी मुझ पर हाथ उठाता है।
अब भी इन्हें बताने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग फिरने लगा और बार बार ये इरादा सामने आने लगा कि इस खामिद का कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। 4-5 दिनों बाद मेरे खामिद ने मुझे बताया कि वो अपने एक दोस्त के गांव जा रहा है। वो शिकार के लिए जा रहा था और उसने 1-2 रातें अपने दोस्त के यहाँ गुजारना थी। वो चला गया तो मैंने शेर को पैगाम भेजा कि रात को आए। शेरा आ गया। मैं बहुत रोई और शेर को कहा कि अब मैं इस आदमी को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने ये भी कहा कि इससे आज़ाद होने का एक ही तरीका है कि इसे जान से ही मार दिया जाए। इन लोगों को किसी को जान से मार देना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस लड़की ने आगे जो बयान दिया वो मैं अपने अल्फाज में सुनाऊंगा। इसके साथ अपना तजुर्बा और अपनी राय भी पेश करूंगा। इन दोनों की उम्रों पर गौर करें। शेरे की उम्र 17 साल थी और राबी 19 या 20 साल की थी। यह नादान उम्र थी जिसमें अकल पर जज्बात का गुलबा होता है और फितरत बारूद की तरह होती है। ज़रा सा शरारा मिला तो बारूद धमाके से उड़ गया और जो चीज़ करीब हुई उसे भी उड़ा दिया। इन दोनों के जज्बात तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे। फिर ये देहाती और अनपढ़ थे और ऐसी कौम के फर्द थे जो ललकारने और ललकार का जवाब ललकार से देने की आदी थी। शेरे ने कहा कि वो जहर लाएगा और राबी जमादार को जहर पिलाएगी। राबी इंतकाम की आग में जल रही थी। वो जहर पिलाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन शेरे ने कहा कि वो पकड़ी जाएगी और उसने ये भी कहा कि मर्द को जान से मारना नामर्द का काम है, वो खुद ये काम करेगा। शेर को उम्मीद थी कि जमादार दुनिया में ना रहा तो वो अपने वालिदैन को मजबूर कर देगा कि उसकी शादी राबी के साथ कर दें। राबी ने कहा कि उसकी शादी शेरे के साथ ना हो सकी तो वो खुदकुशी कर लेगी। ये सुनकर शेरा भड़क उठा। वो तो ये सुनकर पहले ही भड़का हुआ था कि जमादार ने राबी को थप्पड़ मारे हैं। दोनों कत्ल का ऐसा तरीका सोचने लगे जिससे कातिल का सुराग ना मिले। राबी ने मुझे 2-3 तरीके सुनाए, लेकिन इनमें पकड़े जाने का खतरा था। शेरे का ध्यान इस तरफ गया कि जमादार शिकार खेलने गया है। उसने राबी को वो जगह भी बताई थी जहाँ कभी कभी 1-2 हिरन नजर आते हैं। मैं वो इलाका जानता हूँ, शेरे ने कहा। अगर मुझे बंदूक मिल जाए तो मैं वहाँ चला जाऊँ और इस जमादार को तलाश करके और छुपकर उसे गोली मार दूँ और छुपता छुपाता वहाँ से निकल आऊँ, लेकिन बंदूक नहीं मिलेगी। पिस्तौल ले जाओ, राबी ने कहा। अंदर ट्रंक में पड़ा है। लेकिन नहीं शेरे, तुम्हें वहाँ कोई देख लेगा। ये ठीक है, शेरे ने कहा। पिस्तौल नेफे में उड़स लूँगा, किसी को नज़र नहीं आएगा। वहाँ मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। उस इलाके में छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और दरख्तों का जंगल है। मैं वहाँ चला जाऊँगा। अगर वो मुझे नज़र आ गया तो छुपकर उस पर गोली चला दूँगा। तुम पिस्तौल निकालो। मसला ये पैदा हो गया कि शेर ने रिवाइवल को कभी हाथ भी नहीं लगाया था। उसे मालूम ही नहीं था कि रिवाइवल में गोलियां किस तरह डाली जाती हैं। उसे इतना ही मालूम था कि घोड़ा दबाने से गोली फायर होती है। घोड़ा ट्रिगर को कहते थे। जमादार ने प्यार प्यार में राबी को रिवाइवल लोड करना यानी उसके सिलेंडर में गोलियां डालना सिखाया था और उसे ये भी बताया था कि गोली किस तरह फायर की जाती है। ये भी कि एक गोली फायर हो जाती है तो सिलेंडर खुद ही घूमकर दूसरी गोली को नाली के सामने ले आता है। जमादार ने उसे गोली चलाकर नहीं दिखाई थी, बस उसे निशाना बांधना सिखाया था। जज्बात के मारे हुए इन 2 अहमकों ने कत्ल का प्लान ये बनाया कि राबी जमादार के रिवाइवल में 6 गोलियां भरकर शेर को दे देगी। शेरा वहां चला जाएगा जहां जमादार अपने दोस्त के साथ शिकार खेलने गया हुआ था। शेरा छुपकर जमादार को देखेगा। वो उसे नजर आ गया तो छुपकर जमादार पर गोली चला देगा। इस गोली के धमाके को शिकारी की बंदूक का धमाका समझा जाएगा और वहां कोई और लोग हुए तो किसी को शक नहीं होगा। शेरा रिवाइवल नेफे में उड़सकर वापस आ जाएगा और रिवाइवल राबी को दे देगा और राबी रिवाइवल वापस पाउच में डालकर ट्रंक में रख देगी और इस तरह कातिल का सुराग नहीं मिलेगा। एक वो कत्ल होता है जिसे नफ्सियात के डॉक्टर एक लम्हे का पागलपन कहते हैं। पुलिस और कानून की ज़बान में इसे फौरी इश्तियाल कहते हैं। किसी वजह से इतना ज़्यादा इश्तियाल और इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि दिमाग माऊफ हो गया और दरिंदगी गालिब आ गई। ये ऐसा पागलपन है जिसका नतीजा कत्ल होता है। यह कत्ल कोई बुज़दिल और कोई इंतहाई शरीफ आदमी भी कर सकता है। यह कत्ल बाकायदा मंसूबा यानी प्लान बनाकर किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह राबी और शेरे ने बनाया था।
لیکن پلان تیار کرنے کے لیے خاص قسم کے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیاب پلان کوئی پیشہ ور قاتل ہی بنا سکتا ہے، یا وہ آدمی جو جانتا ہو کہ پولیس تفتیش اور سراغ رسانی میں کن چیزوں کو دیکھتی ہے۔ قتل کی واردات میں پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے غیر معمولی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ رابی اور شیرے میں غیر معمولی عقل کہاں سے آئی؟ ان میں معمولی سی عقل بھی نہیں تھی، اور اگر کچھ عقل تھی تو اس پر جذبات کا اور انتقام کے غصے کا آصف سوار تھا۔ رابی شیرے کو اندر لے گئی۔ دونوں بچے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ٹرنکوں والے کمرے میں جا کر رابی نے لالٹین جلائی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس نے ٹرنک کھولا، ریوالور اور گولیوں والی بیلٹ نکالی، اس میں سے ریوالور نکالا اور اس کا سلنڈر باہر نکال کر ٹیبلٹ میں سے 6 گولیاں کھینچیں اور یہ سلنڈر میں ڈال کر سلنڈر بند کر دیا۔ اس نے ریوالور شیرے کے ہاتھ میں دے کر بازو آگے کو لمبا کیا اور ریوالور کی نالی پر وہ جگہ انگلی رکھ کر اسے بتایا کہ شست کس طرح لی جاتی ہے، پھر اسے بتایا کہ گولی کس طرح فائر کی جاتی ہے۔ اس گھوڑے کو ویسے ہی نہ دبا دینا، رابعہ نے شیرے سے کہا، ورنہ گولی چل جائے گی۔ نشانہ صحیح لے کر گھوڑا دبانا۔ رابی کو معلوم نہیں تھا کہ ریوالور کی گولی نشانے پر مارنے کے لیے کتنی زیادہ مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریوالور ہاتھ میں لے کر بازو آگے کو کیا جاتا ہے۔ جب ٹریگر دبایا جاتا ہے تو ریوالور کی نالی بھی آگے سے نیچے ہو جاتی ہے، اس لیے گولی نیچے چلی جاتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ شیرا نشانے پر گولی چلا سکتا۔ دونوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ریوالور سے کتنی دور تک گولی پورا اثر کرتی ہے۔ ریوالور کا رینج زیادہ نہیں ہوتا۔ انہیں یقین تھا کہ جس آدمی کی طرف ریوالور کی نالی کر کے فائر کر دو، وہ آدمی بس مر جاتا ہے۔ شیرا ریوالور نیفے میں ارس کر باہر کی طرف چل دیا۔ رابی نے بیلٹ اور ریوالور اور 6 گولیوں کے بغیر ٹرنک میں وہیں رکھ دی تھی جہاں سے اٹھائی تھی۔ لالٹین بجھا کر وہ ڈیوڑی میں گئی اور شیرے سے کہا کہ اسے جمعدار کہیں نظر نہ آئے تو وہ واپس آ جائے اور رات کو جب سب سو جائیں تو وہ ریوالور واپس دے جائے۔ شیرا چلا گیا۔ رابی نے کہا، میں باقی رات سوئی نہیں۔ دل پر بوجھ پڑ گیا تھا اور گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی دل اتنی زیادہ گھبرانے لگتا کہ میں ارادہ کر لیتی کہ صبح ہوتے ہی کے گھر کسی بہانے چلی جاؤں گی اور اسے اشارہ کروں گی کہ وہ میرے خاوند کے پیچھے نہ جائے۔ مجھے ڈر صرف یہ تھا کہ شیرا پکڑا جائے گا، لیکن یہ سوچ آ جاتی کہ شیرے کے گھر تو میں جا ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کے ساتھ میرے خاوند کی لڑائی تھی۔ پھر خیال آتا کہ اس جمعدار کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ رات گزری۔ صبح گھبراہٹ اور بے چینی رات سے بھی زیادہ تھی۔ ہاتھ کانپتے تھے، بات کرتی تھی تو زبان کانپتی تھی۔ رات کو تو یہ خیال آتے رہے کہ میں نے شیرے کو پستول دے کر اچھا کیا ہے، اور کبھی خیال آتا کہ اچھا نہیں کیا، لیکن دن کی روشنی میں تو یہی ایک خوف سوار ہو گیا کہ میں نے اچھا نہیں کیا اور شیرا پکڑا جائے گا اور میں بھی پکڑی جاؤں گی کہ پستول میں نے ہی نکال کر دیا تھا۔ قسم کھا کر کہتی ہوں، مجھے اپنا کوئی غم نہیں تھا۔ اس گھر سے تو جیل خانہ اچھا تھا۔ میں صرف یہ دعا کرتی تھی کہ شیرے کو کچھ نہ ہو۔ مجھے جب پتہ چلا کہ کسی جگہ شیرے کی لاش ملی ہے تو میں اس وقت کھڑی تھی۔ مجھے چکر آیا اور میں نے دروازے کا کواڑ پکڑ لیا۔ معلوم نہیں میں زندہ کس طرح رہی۔ پھر ایسے ہوا کہ میرا غم یکلخت ختم ہو گیا اور مجھ میں دلیری پیدا ہو گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اگر پکڑی نہ گئی تو جمعدار کو زہر پلا دوں گی، یا پھر یہ زہر خود ہی بھی پی لوں گی۔ میرے دماغ میں یہی بات آئی تھی کہ شیرے کو جمعدار نے دیکھ لیا ہوگا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر جب یہ پتہ چلا کہ شیرے کو گولی لگی ہے تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اسے میرے خاوند نے ہی گولی ماری ہے۔ شام کو نمبردار اسے بلانے آیا تو میں خوش ہوئی کہ اسے پولیس گرفتار کر لے گی۔ وہ آیا تو میں نے اسے بتایا کہ گاؤں میں پولیس اتری ہوئی ہے اور آپ کو تھانے دار نے بلایا ہے۔ اس نے کہا کہ میں راستے میں سن آیا ہوں کہ شیرا قتل ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے قتل ہونا ہی تھا۔ دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بدبخت نے کبھی کسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا۔ میں نے کوئی بات نہ کی۔ اس نے بندوق اور دوسری چیزیں مجھے دیں اور کہنے لگا کہ میں پہلے تھانے دار کی بات سن لوں۔ معلوم نہیں اس نے کیوں بلایا ہے۔ وہ چلا گیا تو میں نے اس کے تھیلے میں سے پرندے وغیرہ نکال کر دیکھا۔ میں پستول کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن پستول نظر نہ آیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ شیرا اس پستول کی گولی سے نہیں مر سکتا، کسی اور نے اسے گولی ماری ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ افواہ ہے کہ شیرا گولی سے مرا ہے۔ وہ گولی سے مرا ہے رابی، میں نے کہا۔ پستول کی گولی سے؟
یہ معلوم نہیں، میں نے کہا، مگر مجھے تمہارے خاوند کا ریوائول مل جاتا تو شاید پتہ چل جاتا کہ اس کی گولی سے مرا ہے یا کسی اور کی گولی سے۔ یہ ایک معمہ تھا۔ مقتول ریوائول لے کر گیا تھا اور گولی سے مارا گیا۔ وہ شکار کے علاقے سے دور مارا گیا تھا، وہ اس علاقے تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ میں نے خاصی مغز کھپائی کر کے حساب لگایا کہ وہ کس وقت گھر سے نکلا، پیدل چلتے جائے واردات تک کتنے وقت میں پہنچا ہوگا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے موت کا وقت معلوم کیا جائے واردات سے شکارگاہ تک ابھی تقریباً 5 میل کا فاصلہ باقی تھا۔ میرے اندازاً حساب کے مطابق وہ شکارگاہ تک پہنچ ہی نہیں سکا تھا۔ ایک صورت یہ سامنے آئی تھی کہ مقتول کو رہزنوں نے روکا، مقتول نے ریوائول نکالا، رہزنوں نے اس پر قابو پا لیا اور اسی ریوائول سے اسے مار کر چلے گئے اور ریوائول ساتھ لے گئے۔ رابی نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا تھا۔ بات صاف ہو گئی کہ ریوائول جمعدار نہیں لے گیا تھا بلکہ رابی نے مقتول کو خود دیا تھا۔ اس کے باوجود میں جمعدار کو مشتبہوں کی فہرست سے خارج نہیں کر سکتا تھا اور میں نے رابی کو بھی مشتبہ رکھنا تھا۔ اس نے جو بیان دیا تھا وہ اس کا اپنا بیان تھا۔ جس طرح اس نے پہلے جھوٹ بولے تھے اسی طرح یہ بیان بھی یا اس کا کچھ حصہ غلط ہو سکتا تھا۔ وہ جسے پاک محبت کہتی تھی وہ ناپاک بھی ہو سکتی تھی۔ مختصر یہ کہ میں تفتیش اور حالات کے بھنور میں پھنس گیا تھا۔ میں سب کو تھانے لے گیا۔ میں نے جمعدار کو نہ بتایا کہ اس کی بیوی نے یہ بیان دیا ہے۔ جمعدار نے مجھے کہا کہ میں اس کی اور اس کی بیوی کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہوں۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے کمانڈنگ آفیسر کو اطلاع دینا چاہتا ہے کہ اسے مقتول کے رشتہ داروں نے مل کر پریشان اور بے عزت کیا جا رہا ہے۔ جناب جمعدار صاحب، میں نے اسے کہا، جب آپ کو میں فارغ کر دوں گا تو آپ اپنے کمانڈنگ آفیسر کو نہیں، وائسرائے کو اطلاع دے دینا کہ بے وقوف سے ایک تھانے دار نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ آپ کو جمعدار وائسرائے نے بنایا ہے، اس لیے جمعداروں، صوبے داروں اور صوبے دار میجروں کو وی سی او یعنی وائسرائے کمیشنڈ آفیسر کہتے ہیں۔ لیکن مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ وائسرائے نے کمیشن آپ کو دی اور قانون مجھے دے دیا، اور مشکل در مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ وائسرائے کو آپ کی کمیشن سے زیادہ اپنے قانون سے پیار ہے۔ یہ تو ایک طرح کی جھک تھی جو تھانے میں لگی ہی رہتی تھی اور ہم اپنا کام کرتے ہی رہتے تھے۔ میں آپ کو وہ باتیں سناتا ہوں جن میں آپ کی دلچسپی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ جمعدار کا ریوائول میرے لیے معمہ بن گیا تھا۔ ریوائول جو لے گیا تھا وہ قتل ہو گیا تھا۔ میں اس معمے کو جو اب جمعدار سے مانگ رہا تھا، اس معمے کا جواب جمعدار سے مانگ رہا تھا اور جمعدار غصے میں تڑپ تڑپ کر بے حال ہو رہا تھا۔ کبھی میرے ذہن میں یہ شک بھی اٹھتا تھا کہ شیر کو جمعدار اور رابی نے مل کر مارا ہے۔ وہ دن بھی گزر گیا، رات آئی اور گزر گئی۔ آج سویرے سویرے تھانے میں 2 چارپائیاں آئیں۔ یہ 2 زخمی تھے جو تھانے سے 2.5-3 میل دور ایک گاؤں سے لائے گئے تھے۔ دونوں کو گولیاں لگی تھیں۔ ایک کی بائیں ران سے گولی گزر گئی تھی اور دوسرے کے کندھے سے گزری تھی۔ دونوں کا خون بہہ رہا تھا۔ زخموں پر کپڑے بندھے ہوئے تھے پھر بھی خون نکل رہا تھا، لیکن دونوں ہوش میں تھے۔ میں نے اپنے جونیئر سب انسپکٹر سے کہا کہ وہ یہ کیس لے لے۔ وہ زخمیوں کو اٹھوا کر ہاسپٹل لے گیا اور اس دوران ان سے بیان بھی لیتا رہا۔ ہاسپٹل سے وہ بڑی تیزی سے آیا اور کاغذی کارروائی مکمل کر کے اس نے میری گھوڑی لی اور 3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر بہت تیزی سے چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے مجھے اتنا ہی کہا کہ ملزم پکڑنے ہیں۔ یہ اب اس کا کیس تھا۔ میں دوسرے کیسوں میں مصروف تھا اور اس وقت میرے دماغ پر شیرے کا قتل اور جمعدار کا ریوائول سوار تھا۔ یہ سب انسپکٹر روہتک کا رہنے والا ہندو رانگڑ تھا۔ جگن ناتھ اس کا نام تھا۔ نیا نیا سب انسپکٹر بنا تھا۔ انگریز اپنے دور حکومت میں ہر ذات کے ہندو کو فوج میں بھرتی نہیں کرتے تھے۔ چند ایک علاقوں کے ہندوؤں کو فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا۔ ان میں روہتک حصار کا علاقہ بھی شامل تھا۔ وہاں ہندوؤں کی 2-3 ذاتیں تھیں جنہیں جنگجو یعنی کہ مارشل ریس کہا جاتا اور فوج میں بھرتی کر لیا جاتا تھا۔ ان میں جگن ناتھ کی ذات بھی شامل تھی۔ چونکہ وہ جنگجو نسل سے تھا اس لیے اس کی ذہنیت دوسرے ہندوؤں جیسی نہیں تھی۔ اپنی ڈیوٹی میں بڑا ہی سخت تھا، زندہ دل، ہنسنے ہنسانے والا، پینے پلانے والا، بدمعاش لیکن دیانتدار۔ وہ دوسرے دن کے پچھلے پہر واپس آیا۔ ایک ملزم کو ہتھکڑی لگا کر ساتھ لایا تھا اور اس کے ایک ٹولہ گواہوں کا تھا۔ اس نے 28 کا ایک ریوائول جس سے 2 آدمیوں کو زخمی کیا گیا تھا برآمد کیا تھا۔
वो उसने मेरे आगे रख दिया। ध्यान से मलिक साहब, उसने मुझे कहा, इसमें 3 गोलियां फायर की हुई हैं और 3 बाकी हैं। मैंने सिलेंडर खोलकर देखा, 3 फायर किए हुए राउंड थे और 3 राउंड बगैर फायर किए पड़े थे। जगन्नाथ ने इस रिवाल्वर की बरामदगी का मुशीरनामा मेरे आगे रखा तो मैंने उस पर रिवाल्वर का नंबर पढ़ा। तस्दीक के लिए रिवाल्वर पर नंबर पढ़कर गलत ना लिखा गया हो, मुझे ये नंबर जाना पहचाना सा लगा। जमादार के रिवाल्वर का लाइसेंस और बेल्ट, इसमें जो गोलियां थी सब मेरे कब्जे में थीं। मैंने लाइसेंस देखा, इस पर रिवाल्वर का वही नंबर था जो नंबर जमादार के रिवाल्वर का था। मैंने जमादार को अंदर बुलाया और उससे उसके रिवाल्वर का नंबर पूछा जो उसे ज़बानी याद था। उसने नंबर बोला। ये देखें, मैंने रिवाल्वर उसके आगे करते हुए पूछा, क्या यही है आपका रिवाल्वर? देखना, इसमें लाइव राउंड्स भी हैं। उसने रिवाल्वर हाथ में लेकर सबसे पहले नंबर पढ़ा। यही है, उसने कहा और पूछा, कहाँ से मिला है? आप बाहर बैठें, मैंने रिवाल्वर उसके हाथ से लेते हुए कहा। मैं आपको बताता हूँ। मैंने सब इंस्पेक्टर जगन्नाथ को केस की पूरी रिपोर्ट लेने के लिए बिठा लिया। मुझे ख्याल आया कि ये इलाका एडवांस हो गया है। लाठियों और कुल्हाड़ियों की बजाय अब रिवाल्वर इस्तेमाल होने लगे हैं। ये वारदात, जिसमें 2 आदमी रिवाल्वर की एक गोली से जख्मी हुए थे, यूं हुई थी कि इन दोनों जख्मियों को खानदानी दुश्मनी की बिना पर एक आदमी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद हुई थी। उन्होंने सज़ा के खिलाफ अपील दायर की थी। किसी नुक्ते पर हाई कोर्ट ने दोनों की उम्र कैद में तखफीफ की और सज़ा 8 साल रह गई। जेल के कवानीन के मुताबिक इन्हें माफ़ी मिलती रही। इस तरह वो 6.5 साल बाद रिहा होकर आ गए। मकतूल के रिश्तेदारों ने अब इंतकाम लेना था। इन लोगों के यहाँ खून का बदला खून था। रिहा होने के कुछ रोज़ बाद ये दोनों, जो गालिबन सगे भाई या चचाजाद थे, मुझे याद नहीं रहा, सुबह अपने खेतों में गए। एक खेत में कोई फसल नहीं थी, उसके साथ वाले खेत में ऊंची फसल थी। दोनों आदमी खाली खेत में फसल वाले खेत के करीब बैठकर पीट करके खड़े थे। पीछे से 2 गोलियां फायर हुई। एक गोली एक की रान में लगी और एक दूसरे के कंधे में। गोली का जख्म तो होता ही है और दर्द भी होता है, लेकिन गोली की दहशत बड़ी होती है। इन दोनों पर यह दहशत तारी हुई। दोनों ने पीछे देखा और दोनों ही गिर पड़े। इन्हें थाने लाया गया। उन्होंने थाने में जब मैंने इनके जख्म देखे तो मुझे एक आदमी का नाम बताया था। उन्होंने जब गोलियां खाकर पीछे देखा था तो इन्हें फसल में यह आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया था। वो फसल में गायब हो गया, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह पहचान लिया था। वो उस आदमी का छोटा भाई था जिसे उन दोनों ने कत्ल किया था और 6.5 साल बाद रिहा होकर घर आ गए थे। जगन्नाथ ने इसीलिए बड़ी तेज़ी से कार्रवाई की थी कि मुलजिम को गायब हो जाने से पहले पकड़ ले। रिवाल्वर भी बरामद करना था। उसने हॉस्पिटल जाकर दोनों जख्मियों के बयानात लिए और वारदात वाले गांव जा पहुंचा। मुलजिम घर में मौजूद था। उसे गिरफ्तार किया तो उसने कहा कि उसके पास रिवाल्वर कहां से आया। जगन्नाथ ने उसके घर की तलाशी ली, रिवाल्वर बरामद ना हुआ। 2 गवाह मिल गए। एक ने बताया कि उसने मुलजिम को मुंडेर पर चलते चलते फसल के अंदर जाते देखा था। फिर दोनों आदमी आए और उन पर वहीं से गोलियां चलीं जहां मुलजिम फसल में गया था। दूसरे गवाह ने गोलियां चलने के बाद फसल में से दूसरी तरफ से मुलजिम को निकलते देखा था। उधर भी ऊंची फसलें थीं। जगन्नाथ ने अकल का ये कमाल दिखाया कि मुलजिम गोलियां चलाकर जिस तरफ भी गया था वो रास्ता और ठिकाना मालूम कर लिया और ये भी मालूम कर लिया कि मुलजिम अपने रहट पर चला गया था जहां सब्जियों का बाग था। चूँकि मुलजिम मौके पर ही पहचाना गया था, इसलिए शक नहीं था कि मुलजिम कोई और था। जगन्नाथ ने उसे कहा कि वो रिवाल्वर दे दे, लेकिन वो तो जुर्म से ही इनकार कर रहा था। जगन्नाथ ने उसे रात को अपने साथ चौपाल में रखा। उसने जो काम थाने में आकर करना था वो वहीं कर लिया। ये पुलिस का दूसरा तरीका है जो उन भूतों पर इस्तेमाल किया जाता है जो बातों से नहीं माना करते। जगन्नाथ को इस तरीके की खास महारत थी। 3-4 घंटों की मेहनत से मुलजिम ने बताया कि उसने रिवाल्वर अपने रहट के कुएं में फेंक दिया था। सुबह जगन्नाथ उसे रहट पर ले गया। 7 नंबरदार और 3-4 दीगर मौजूद अफराद थे। उनके सामने उसने रिवाल्वर की निशानदेही की। कुआं ज़्यादा चौड़ा था, इसलिए पानी ज़्यादा था।
गोता लगाने वालों के लिए कुएं की तह से रिवाइवल निकालना मुश्किल था। जगन्नाथ के कहने पर रहट के आगे बैल जोते गए और रहट चलाया गया। इसके साथ जगन्नाथ ने ये इंतजाम किया कि गांव के 2 कुओं से चरखियां उखाड़कर रस्से और डोल मंगवाए। इन्हें खींचने के लिए बैल इस्तेमाल किए। 3 घंटों बाद कुएं का पानी कम हो गया तो 2 आदमियों को उतारा गया। कुएं में इतना पानी रह गया था जो उन आदमियों की कमर तक आता था। सिर्फ रहट चलता रहने दिया गया। इन आदमियों ने रिवाइवल निकाल लिया। मुलजिम से जगन्नाथ ने गवाहों के सामने कहलवाया कि यही वो रिवाइवल है जिससे उसने उन दोनों आदमियों पर कत्ल की नीयत से गोलियां चलाई थीं। अब आप देखें कि जमादार का रिवाइवल उसके पास किस तरह आया। इससे जो इकबाली बयान लिया गया उसमें उसने कहा कि वो अपने खालाजाद भाई के साथ एक गांव से वापस अपने गांव को जा रहा था। उसने वो जगह बताई जहां से शेरे की लाश मिली थी। वो शेरे को नहीं जानता था। मुलजिम ने बताया कि वो अपने खालाजाद भाई के साथ रास्ता छोटा करने के लिए आम रास्ते से हट गए थे और आगे उसी रास्ते पर होलिये जिसके करीब शेरे की लाश पड़ी हुई थी। मुलजिम ने वहां एक नौजवान लड़के को खड़े देखा। उसके हाथ में काले रंग की कोई चीज थी जिसे वो देख रहा था। मुलजिम के खालाजाद भाई ने कहा कि इस लड़के के हाथ में रिवाइवल मालूम होता है। मुलजिम ने कहा कि लगता तो रिवाइवल ही है। वो शेरे से तकरीबन 30 कदम दूर थे। वो चंद कदम और आगे आए तो इस लड़के यानी कि शेरे ने इन्हें देखा और बड़ी तेजी से उसके हाथ में जो चीज़ थी वो कमीज के अंदर ले गया। मुलजिम का ख्याल था कि वो इस चीज़ को छुपा रहा है। वो लड़का जो चीज़ छुपा रहा था वो इतनी तेजी से कमीज के अंदर ले गया कि वो उसके हाथ से गिर पड़ी। मुलजिम और उसका साथी और आगे आ गए थे। उन्होंने देख लिया कि ये रिवाइवल है। लड़के ने झुककर और झपट कर रिवाइवल उठाया और एक बार फिर कमीज के अंदर ले गया। जाहिर है कि वो इसे नेफे में उड़सने की कोशिश कर रहा था। अचानक धमाका सुनाई दिया। लड़के की कमीज के अंदर से रिवाइवल फिर गिर पड़ा। फिर लड़का गिरा। वो थोड़ी देर तड़पा और साकिन हो गया। मुलजिम ने बयान दिया कि फौरन ही उसके कपड़े खून में रंगे गए। मुलजिम ने हर तरफ देखा, वहां कोई और आदमी नहीं था। उसके खालाजाद भाई ने कहा कि किसी ने देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। इन्हें ये तो मालूम ही नहीं था कि लड़के ने खुदकुशी की है, ये इत्तेफाकिया गोली चल गई है। मुलजिम ने भी यही खतरा महसूस किया। वो दोनों उस तरफ मुड़ने लगे तो मुलजिम को रिवाइवल का ख्याल आ गया। उसने खालाजाद भाई से कहा कि रिवाइवल उठा लें। उसके जहन में वो 2 आदमी आ गए जिन्हें अब उसने जख्मी कर दिया था। इनसे उसने अपने बड़े भाई के खून का हिसाब चुकाना था। राबी और शेरे के बाद ये तीसरा बेवकूफ़ था जिसने ये रिवाइवल उठा लिया। उसने ये न सोचा कि इस इलाके में किसी ने उसे शक में पकड़कर तलाशी ली और उससे रिवाइवल बरामद हो गया तो कत्ल के जुर्म में धर लिया जाएगा। उसने रिवाइवल कमीज के नीचे अपने नेफे में उरस लिया। उसके खालाजाद भाई को रिवाइवल के मुतालिक कुछ वाकफियत थी। इन दोनों ने शेरे का रिवाइवल अपने दुश्मनों को कत्ल करने के लिए अपने साथ ले लिया। ये थे वो 2 आदमी जिन्हें भैंसों वाले 2 लड़कों ने दूर रास्ते पे जाते देखा था। उन्होंने रिवाइवल छुपाए रखा और गांव से बाहर जाकर सिलेंडर खोला। इसमें से राउंड और खोखे खुद निकालने पड़ते थे। उन्होंने देख लिया कि 1 गोली फायर हो चुकी है और 5 गोलियां फायर होने वाली हैं। आखिर मुलजिम अपने दुश्मनों की घात में फसल में जा बैठा। उसे मालूम था कि वो दोनों सुबह इस खाली खेत में जाया करते हैं। वहाँ वो कोई काम करा रहे थे। मुलजिम को भी शेरे की तरह ये वहम था कि जिसे पिस्तौल की 1 गोली लगती है वो मर जाता है। उसने दोनों पर एक एक गोली चलाई और वहाँ से फसल में छुपता छुपाता भाग गया। अपने रहट पर गया और रिवाइवल कुएं में फेंक दिया। बड़ा साफ और आसान केस था जो अदालत में भेजने के लिए तैयार कर लिया गया। मैं राबी को नहीं बचा सकता था। रिवाइवल जमादार का था और अदालत में बताना था कि ये रिवाइवल मुलजिम के पास किस तरह गया। ये लंबा किस्सा है कि मैंने मुकदमा किस तरह तैयार किया और क्या क्या शहादतें पेश की। मुलजिम को 7 साल, उसके खालाजाद भाई को अहानत जुर्म में 2 साल सजाए कैद हुई और राबी को रिवाइवल की चोरी के जुर्म में 3 साल सजाए कैद दी गई। शेरे की मौत के मुतालिक मेरे महकमे ने लिखा था कि वो अपने ही हाथों मरा है। रिवाइवल इत्तेफाकिया ट्रिगर दबने से फायर हो गया या उसने खुदकुशी कर ली।